friends, today we will discuss depressive disorders. One of the most widely prevalent and recognized of all mental disorders is depression. जो आजकल का अगर हम टाइम देखते हैं, जो सिनेरियो चल रहा है, तो जो डिप्रेशन है वो सबसे मेन प्रॉब्लम आज हमें नज़र आती है. अगर आज हम देखते हैं तो हर तीसरा बंदा, हर तीसरा पर्सन हमसे ये कहते हुए कि डिप्रेशन में हूँ मैं. तो क्या है वो डिप्रेशन? डिप्रेशन कवर्स अ वैरायटी ऑफ निगेटिव मूड्स एंड बिहेवियर चेंजेस. जो डिप्रेशन है वो कवर करता है एक ऐसे बिहेवियर को जो कैसा होता है, निगेटिव होता है, और एक ऐसे मूड को जिसके अंदर क्या होती है, निगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं. तो जो मूड निगेटिव होता है, जो बिहेवियर क्या होता है, निगेटिव पैटर्न पर डिपेंड करता है, वो क्या कहलाता है, आपका डिप्रेशन कहलाता है. डिप्रेशन कैन रेफर टू अ सिम्टम और अ डिसऑर्डर in day-to-day life. We often use the term depression to refer to normal feelings after a significant loss, such as the breakups of a relationship or the failure to attain a significant goal. अगर हम ये बात करें कि जनरल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं डिप्रेशन को, अगर जनरली हम बात करते हैं डिप्रेशन की, तो क्या होता है कि अगर हमने एक सिग्निफिकेंट गोल सेट किया अपनी लाइफ में और वो गोल को अचीव करने में हम फेल होते हैं, तो हम बोल देते हैं कि डिप्रेशन में जा रहे हैं. या फिर ब्रेकअप हो जाता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सैडनेस आ जाती है हमारे लाइफ में, तो उसको भी नॉर्मल लैंग्वेज में लोग बोल देते हैं डिप्रेशन है. ठीक है, लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में डिप्रेशन को डिफ़ाइन करते हो तो डिप्रेशन एक निगेटिव मूड्स और निगेटिव थॉट्स का एक बंच होता है, और वो बंच इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उस पर्सन की जो डेली लाइफ होती है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है. ओके, so major depressive disorder is defined as a period of depressed mood and or loss of interest or pleasure in most activities, together with other symptoms which may include change in body weight, constant sleep problems, tiredness, inability to think clearly, agitation, greatly slowed behavior and thoughts of death and suicide. अब देखिए, अगर हम नॉर्मल लोगों की तरह अगर सोचने लगे कि डिप्रेशन क्या है, कि अगर किसी को थोड़ी सी भी देर के लिए सैडनेस वाली फीलिंग आती है तो हम उसको डिप्रेशन बोलते हैं, नहीं. अगर आप एज ए साइकोलॉजिस्ट डिप्रेसिव डिसऑर्डर को डिफ़ाइन करेंगे तो क्या है ये वो फीलिंग है जो कि किसी पर्सन के साथ क्या होता है, लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करता है. जो जिस भी पर्सन को ये हो जाता है, जिसके अंदर ये सैडनेस वाली फीलिंग आ रही है, सैडनेस वाला मूड उसके अंदर जनरेट हुआ है, तो वो पर्सन क्या होता है, लॉन्ग टाइम के लिए उस जो स्टेट थी उसके अंदर वो रहता है. उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि उसके अंदर क्या है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट. किसी भी चीज़ के लिए उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होता. अगर आप किसी भी चीज़ को उसके सामने लेकर जाएंगे जो बहुत ही इंटरेस्टेड है, लेकिन वो फिर भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा. अगर आप प्लेजरेबल मोमेंट्स भी उसके सामने शो करेंगे तो वहाँ पर भी वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा. उसी तरह से उसमें कुछ और सिम्टम्स होंगे, लाइक उसका जो बॉडी वेट है वो या तो कम हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा. कॉन्स्टेंट स्लीप प्रॉब्लम, उसको नींद ना आने की प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा सोने लगेगा वो. टायर्डनेस रहेगी उसके अंदर, क्योंकि वो सोया हुआ तो है, वो लेटा हुआ तो है, लेकिन जो उसके अंदर मेंटल प्रोसेस हैं वो कंटिन्यूसली वर्क करती हैं. तो जब उसका माइंड रेस्ट ही नहीं करता तो वो क्या करेगा, टायरी फील करेगा. इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली, और उसके अंदर क्या है, जो उसकी एबिलिटी है कि वो अच्छे से सोच सके, जो उसकी थिंकिंग प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी. वो किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएगा, किसी भी प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा. इसलिए उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो भी कैसी हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी. एजिटेशन मीन्स वो हमेशा क्या है, कुछ अशांत सा रहेगा. किसी भी टाइम उसको ऐसा नहीं होगा कि पीसफुल कंडीशन में वो अपने आप को रिलैक्स फील करे. ग्रेटली स्लोड बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर वो बहुत ही स्लो मोशन में आपको दिखाई देगा. अगर आप उससे कुछ बात भी कर रहे हैं तो उस पर रिस्पॉन्स बहुत देर बाद आपको
मिलेगा। एंड थॉट्स ऑफ डेथ एंड सुसाइड, और उसके अंदर किस तरह के थॉट्स आपको मोस्टली दिखाई देंगे, वो डेथ की बातें करेगा, सुसाइड की बातें करेगा, उसके पास सारे क्या हैं, निगेटिव पैटर्न से रिलेटेड थॉट्स आपको दिखाई देंगे। अदर सिम्टम्स इंक्लूड एक्सेसिव गिल्ट और फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस। और अगर हम अदर सिम्टम्स की बात करें तो उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, एक्सेसिव गिल्ट भी। कई बार क्या होता है कि जब हम डिप्रेस्ड पर्सन से बात करते हैं तो वो उन चीज़ों के लिए भी अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानता है जिसका उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। किसी भी गिल्ट को क्या करेगा, वो खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल मानेगा। अदर सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या है, आपका एक्सेसिव गिल्ट होगा, फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस होगी। कभी जब हम ऐसे डिप्रेस्ड पर्सन से बात करते हैं तो क्या होता है कि वो लोग अपने आप को क्या मानते हैं, वर्थलेस मानते हैं। वो कहते हैं कि अब मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता और मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, मेरे से हो ही नहीं सकता। कि वो दूसरे लोगों से अपने आप को क्या समझते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फीरियर समझता है। उनको लगता है कि उनके अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है। उसी तरह से क्या होता है, एक्सेसिव गिल्ट, अगर कोई उनसे पहले कभी कोई गलती हुई है तो उस मिस्टेक के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कराते हैं वो लोग। तो ये सिम्टम्स आपके थे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के थे, कि जब हमारा डिप्रेशन एक अपना एक्सेस रूप में आ जाता है तब ये सिम्टम्स हमें शो होते हैं। फैक्टर्स प्री डिस्पोजिंग टूवार्ड्स डिप्रेशन, अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो डिप्रेशन है वो होता है, लाइक जेनेटिक मेकअप और हेरिडिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर मेजर डिप्रेशन अदर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। अगर हम जेनेटिकल बात करें कि बायोलॉजिकल अगर फैक्टर को हम देखते हैं तो ये जो आपका डिप्रेशन है तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है, ये जो फैक्टर है आपका। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी पर्सन के अंदर, आपने पता होगा कि सेरोटिन नाम का जो आपका हार्मोन है, अगर वो किसी पर्सन के अंदर नहीं है तो उसमें क्या है, सैडनेस वाली फीलिंग आती है। तो कई बार क्या होता है कि जेनेटिकली उसके जो हेरिडिटी है वहाँ से ये जो प्रॉब्लम आ रही होती है, बायोलॉजिकली उसके जो फंक्शंस हैं उनमें प्रॉब्लम आ रही होती है, तो वो क्या होता है कि उस पर्सन को ये जो रिस्क होता है आपका डिप्रेशन का, ये ज़्यादा होता है। ओके, जिनकी ये जेनेटिक हिस्ट्री नहीं होती, हेरिडिटरी जिनको नहीं मिला होता ये, तो वहाँ पर उन लोगों में कम पॉसिबिलिटी रहती है डिप्रेशन होने की। एज इज़ ऑल्सो रिस्क फैक्टर, फॉर इंस्टेंस वुमेन आर पर्टिकुलरली एट रिस्क ड्यूरिंग यंग एडल्टहुड। अब अगर एज की बात करते हैं, जो वीमेन हैं यंग एडल्टहुड में, इन लोगों में ज़्यादा डिप्रेशन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। वाइल फॉर मैन द रिस्क इज़ हाईएस्ट इन अर्ली मिडिल एज। जो मैन की अगर बात करते हैं तो उनकी जो अर्ली मिडिल एज है इसमें इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। सिमिलरली जेंडर ऑल्सो प्लेज अ ग्रेट रोल इन दिस डिफरेंशियल रिस्क एडिशन। अगर जेंडर की बात करें तो वहाँ पर भी डिफरेंस हमें दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, वीमेन इन कंपेरिजन टू मैन आर मोर लाइकली टू रिपोर्ट अ डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये जो वीमेन होती हैं इनके अंदर आपका ये ज़्यादा होता है डिप्रेशन। द रिस्क फैक्टर्स आर एक्सपीरियंसिंग निगेटिव लाइफ इवेंट्स एंड लैक ऑफ सोशल सपोर्ट। अब बात आती है कि अदर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ में ये जो डिप्रेशन है वो जनरेट होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी सोशल सपोर्ट की। ओके, तो सोशल सपोर्ट जिन लोगों को नहीं मिलता, सोशली जिन लोगों को अप्रूवल नहीं मिलता, तो ऐसे लोग भी डिप्रेशन की तरफ ज़्यादा जल्दी बढ़ जाते हैं। क्योंकि क्या है, अगर हमारे साथ कोई भी चीज़ इवेंट है और वो क्या है, सैड इवेंट है, हमारी लाइफ का सैड इवेंट है, वो हमारी लाइफ में अकर हुई है, तो वहाँ पर क्या है, अगर सोशल सपोर्ट है, कुछ लोग हमारे साथ ऐसे अच्छे जुड़े हुए हैं जो हमें क्या करेंगे, वो बाहर निकाल लाएंगे उस सैड इवेंट के इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पे पूरी तरह से नहीं पड़ने देंगे। लेकिन अगर हमारे साथ कोई जुड़ा हुआ ही नहीं है जो हमारी फीलिंग्स को समझ सके, हमारी सिचुएशन को समझ सके, तो वहाँ पर क्या है, हम उस सैड सिचुएशन में हो सकता है कि लाइफ टाइम अपने आप को एक तरह से कैद करके रख लें। निगेटिव लाइफ इवेंट्स भी किसी पर्सन की लाइफ इवेंट्स अगर बहुत ज़्यादा सैडिस्टिक हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है कि उसकी लाइफ में डिप्रेशन ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं।
अब बात करते हैं हम बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स की। बाइपोलर और रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या हैं? बाइपोलर 1 डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स बोथ मेनिया एंड डिप्रेशन विच आर alternately present and sometimes interrupted by periods of normal mood. Manic episodes rarely appear by themselves, they usually alternate with depression. Bipolar mood disorders were earlier referred to as manic depressive disorders. जो बाइपोलर डिसऑर्डर है आपका बेटा, ये 2 एक्सिस पर वर्क करता है। ओके, इसमें जो पर्सन होता है वो कई मंथ तक या वीक तक या तो दुखी रहता है या फिर बेहद ज़्यादा खुश रहता है। अब डिप्रेशन की स्थिति में क्या होता है, उसमें निगेटिव थॉट्स आते हैं 1 मिनट में या एक एक सेकंड में उसका जो मूड का बदलना होता है वो इसमें हमें शो होता है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ जो पेशेंट होता है एक समय पर बिना किसी रीज़न के ही एक्सेसिव उसके अंदर क्या दिखाई देती है, हमें प्लेजरनेस दिखाई देती है। ओके, और दूसरे ही टाइम क्या होता है, हमें लगता है कि डिप्रेशन की सिचुएशन में आ गया है वो। अब एग्जांपल को ऐसे समझ सकते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम, कि इसमें पेशेंट किसी भी बात पर हंस सकता है और दूसरे ही सेकंड वो क्या करता है, हमें क्या दिखाई देगा, बहुत उदास या बहुत ही ज़्यादा सैड दिखाई देगा। ओके, और ऐसा लगेगा, फिर हमें उसे देखकर लग जाएगा कि वो एक नॉर्मल स्टेट में नहीं है। Some examples of types of bipolar and related disorders include bipolar 1 disorder, bipolar 2 disorder and cyclothymic disorder. ये जैसे हमारा इंटेलिजेंस लेवल था उसके बेस पर हमने क्या करा था, जैसे माइल्ड थे, मॉडरेट थे, तरह तरह की हमने कैटेगरी डिवाइड की थी। उसी तरह से जो बाइपोलर आपका डिसऑर्डर है उसमें क्या होता है कि उसकी कैटेगरी डिसाइड की है। तो जो हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं सबसे पहले, उसमें क्या है, बाइपोलर डिसऑर्डर कैन कॉज ड्रामेटिक मूड स्विंग्स। इसमें क्या होता है कि ड्रामेटिकली हमारा जो मूड है वो स्विंग करता है। ड्यूरिंग अ मैनिक एपिसोड पीपल विद बाइपोलर डिसऑर्डर मे फील हाई एंड टॉप ऑफ द वर्ल्ड और अनकम्फर्टेबली इरिटेबल। कई बार क्या होता है कि ये तो अपने आप को क्या करते हैं, क्या तो बहुत ज़्यादा क्या है कि इरिटेबल फील करते हैं, बहुत ज़्यादा सैड, चिड़चिड़े, अजीब से महसूस करेंगे, या फिर क्या करेंगे, बाइपोलर वन में वो क्या महसूस करते हैं कि वो टॉप पर हैं और वो हर सिचुएशन से लड़ सकते हैं, वो सब काम कर सकते हैं और वो क्या कराते हैं, एक्सेसिवनेस दिखाते हैं हर चीज़ के लिए। ठीक है, अब जो बाइपोलर 2 है इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट को ईयरली कम से कम 4 टाइम्स डिप्रेशन या मेनिया का असर दिखाई देता है। ओके, अब बात करते हैं आपका साइक्लोथाइमिक। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ माइल्डर फॉर्म ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग मैनी मूड स्विंग्स। पीपल विद साइक्लोथाइमिया एक्सपीरियंस इमोशनल अप्स एंड डाउन्स बट विद लेस सीवियर सिम्टम्स दैन बाइपोलर 1 और 2। जो आपका साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर है ये इन दोनों के कंपैरिजन क्या होता है, वो कम रिस्की होता है। उसमें मूड स्विंग्स तो होते हैं, अप और डाउन भी दिखाता है, वो अपने बिहेवियर में शो करता है जो पेशेंट है, लेकिन इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता जितना आपका ये बाइपोलर 1 और 2 डिसऑर्डर होता है। ओके, every suicide is a misfortune. Suicide takes place throughout the lifespan. Suicide is a result of complex interface of biological, genetic, psychological, sociological, cultural and environmental factors. अब बात करते हैं सुसाइड की। सुसाइड करना एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है और रॉन्ग भी है। ठीक है, और ये कभी भी कोई भी किसी भी टाइम पर कर सकता है, उसके लिए कोई लाइफ स्पैन सेट नहीं है कि इस एज का के लोग ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं। ठीक है, कोई भी कभी भी कर सकता है। और ये किसका रिज़ल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स इंटरफेस ऑफ बायोलॉजिकल, जेनेटिक, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, कल्चर। क्या है, ये जितने भी फैक्टर्स हैं अगर ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली सपोर्ट नहीं मिल रहा है किसी भी पर्सन को, तो वो क्या होगा, सुसाइड की तरफ जा सकता है। सम अदर रिस्क फैक्टर्स आर हैविंग मेंटल डिसऑर्डर्स, going through natural disasters, experiencing violence, abuse or loss and isolation at any stage,
अगर रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो उसमें अल्कोहल जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनमें भी ये मेंटल डिसऑर्डर ज़्यादा दिखाई देता है, या फिर डिप्रेस्ड जो लोग होते हैं उनमें भी ये डिसऑर्डर दिखाई देता है। कई बार क्या होता है, नेचुरल डिज़ास्टर को लोग फेस करते हैं, उनकी लाइफ में वायलेंस होती है या फिर आइसोलेट कर दिया जाता है ऐसे लोगों को, तो वो भी मेंटल डिसऑर्डर्स को फेस करते हैं अपनी लाइफ में, उनमें भी चांसेस ज़्यादा होते हैं डिसऑर्डर के होने के। अब अगर हम बात करें सुसाइड के प्रिवेंशन की, तो वहाँ पर क्या है, कुछ अप्रोचेस हैं जिनको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि कुछ प्रिवेंशन कर सकते हैं। सुसाइड्स की जो इंसिडेंट हैं उस पर कुछ हम उसको कुछ कम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके जो गवर्नमेंट है, आपका जो मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, इन सब का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इन सब को क्या करना पड़ेगा, मिलजुल कर एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, तीनों को मिलकर आगे आना पड़ेगा, जिससे कि जो सुसाइड है उनको कम किया जा सके। तो WHO ने कुछ सजेशंस दिए हैं, लाइक लिमिटिंग एक्सेस टू द मीन्स ऑफ सुसाइड। जितने हमारे मीन्स है सुसाइड के, जिनसे पॉसिबिलिटी होती है सुसाइड करने की, तो उन्हें कम किया जाए। रिपोर्टिंग ऑफ सुसाइड बाय मीडिया इन अ रिस्पॉन्सिबल वे। अब जो सुसाइड की जो न्यूज़ मीडिया के द्वारा शो की जाती हैं न्यूज़पेपर में, या फिर आपका जो ये टीवी है उसके थ्रू रिपोर्टर्स आपको जो दिखाते हैं सुसाइड के बारे में, तो उस पर क्या करना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल वे होना चाहिए उन चीज़ों को शो करने का। अभी जैसे आपका जो सुशांत राजपूत का जो केस था, उसमें क्या था, जो उसकी बॉडी दिखाई गई थी, तो वो क्या है, एक क्रूएलिटी शो कर रहे हो ना आप वहाँ पर। अगर किसी बंदे के साथ कुछ गलत हुआ है और आप उसकी डेड बॉडी को उस टाइम पर दिखा रहे हो, तो उसका इफ़ेक्ट किस तरह से पड़ रहा है, क्या आप इस चीज़ को भूल जाते हैं? मीडिया वाले क्या इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं? इट मीन्स कि वहाँ पर क्या है कि मीडिया को रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है कि किस चीज़ को वो कितना दिखा सकते हैं। अभी क्या हुआ था, ये जो सुशांत राजपूत वाला केस था, इसमें कुछ बच्चों ने भी सुसाइड किया। उसकी डेड बॉडी को देखने के बाद वो क्या कहे, ओवर इमोशनल हो गए। तो वो चीज़ें गलत हैं। आप सोसाइटी में क्या दे रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की बहुत ज़्यादा होती है, और मीडिया क्या कर रही है, कुछ पैसों के लिए वो क्या कर रही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल रही है, तो ये गलत है। ओके, ब्रिंगिंग इन अल्कोहल रिलेटेड पॉलिसीज़। कुछ पॉलिसीज़ गवर्नमेंट को अल्कोहल रिलेटेड भी बनानी चाहिए, क्योंकि जो मेन रीज़न आजकल बन रहा है आपका, वो अल्कोहल है। क्योंकि जो पर्सन है वो इतना एडिक्ट हो जाता है कि अभी जैसे लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन में क्या हो रहा है कि जो बंदे हैं उनकी जॉब्स छूट रही हैं, या फिर बहुत कम उनका जो 60% 70% उनकी सैलरी हो गई है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि वो अपना जो डेली रूटीन है उसको भी उस सैलरी में नहीं कर पा रहे हैं। अब पता चला कि उनको क्या है, हैबिचुअल है वो डेली अल्कोहल लेने के, तो वो कहाँ से करेंगे, तो वो क्या है, डिप्रेशन फील करते हैं, और डिप्रेशन में आके क्या करते हैं, वो सुसाइड करते हैं। तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो अल्कोहल रिलेटेड हैं, कुछ ना कुछ कंट्रोल ज़रूर होना चाहिए। अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ पीपल एट रिस्क। ऐसे लोगों का बहुत जल्दी उनको खोजना चाहिए कि जो लोग रिस्क पर हैं, क्योंकि हमें पहचान पड़ जाती है, लेकिन क्या करते हैं कि हम इग्नोर करते हैं। ये हमारी सोसाइटी ऐसी है कि यहाँ हमें क्या लोग मरने के बाद जो है उस पर्सन की अच्छाई करते हैं, लेकिन क्या वो सपोर्ट नहीं कर सकते किसी पर्सन की लाइफ अगर आपके थोड़े बहुत एफर्ट से बच जाती है तो, लेकिन क्या करते हैं लोग, उसको जाने देते हैं, और उसके मरने के बाद क्या है, वहाँ पर अफसोस जाहिर कर देते हैं, लेकिन किसी की लाइफ को बचाने के लिए आगे नहीं आते। तो ये चीज़ गलत है। लोगों को क्या करना चाहिए कि ऐसे लोगों का आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हमें कुछ पॉलिसीज़ गवर्नमेंट को बनानी चाहिए, जिससे ऐसे लोग जो है पहचान करके उनको ट्रीटमेंट दिया जा सके। ट्रेनिंग हेल्थ वर्कर्स इन असेसिंग एंड मैनेजिंग फॉर सुसाइड। और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको बाकी तो ट्रेनिंग देती है गवर्नमेंट, लेकिन हेल्थ वर्कर्स को ये भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जो ऐसे मेंटल पेशेंट्स होते हैं जो इस डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, उन लोगों को कैसे हैंडल किया जाए, उनको कैसे डायग्नोज करके उनको कैसे मैनेज किया जाए, उससे भी हम सुसाइड को रोक सकते हैं। केयर फॉर पीपल हु अटेम्प्टेड सुसाइड एंड प्रोवाइडिंग कम्युनिटी सपोर्ट। और ऐसे लोग
जो सुसाइड की कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, उनकी केयर करनी चाहिए और उनको क्या करना चाहिए, कम्युनिटी सपोर्ट करना चाहिए, जिससे वो ये जो सुसाइड है वो ना करें। अब यहाँ पर कि ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसकी थ्रू हम जान सकते हैं कि किसी जो स्टूडेंट है उसके अंदर आपका जो डिप्रेशन जनरेट हो रहा है या वो सुसाइडियल मोड पर जा रहा है। लाइक आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट इन कॉमन एक्टिविटीज़, उसका कॉमन इंटरेस्ट एक्टिविटीज़ जो है उनसे इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। उसकी कोई टाइम टेबल सेट नहीं होती है, कब उसको जागना है, कब उसको उठना है, उसको कुछ नहीं पता रहता। और उसका कोई एक प्रॉपर रूटीन सेट नहीं होता। डिक्लाइन ग्रेड्स, उसके जो ग्रेड होते हैं उसमें भी क्या डिक्रीज़ होने लगता है। अगर वो ए ग्रेड पे था पहले तो वो बी, फिर बी से सी, इस तरह से आने लगते हैं उसके ग्रेड। डिक्रीजिंग एफ़र्ट, और जो वो एफ़र्ट है वो एफ़र्ट भी करने छोड़ देता है। धीरे धीरे उसके जो एफ़र्ट्स होते हैं किसी भी काम को पूरा करने, किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए, वो एफ़र्ट्स कम होने लगते हैं। मिसबिहेवियर इन द क्लासरूम, वो क्लास में भी मिसबिहेव करता है, वो अदर स्टूडेंट्स के साथ भी मिसबिहेव करेगा, वो टीचर्स के साथ भी मिसबिहेव करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या चल रहा है, उथल पुथल चल रही है। मिस्टीरियस और रिपीटेड एब्सेंस, कई बार क्या है वो बार बार एब्सेंट होता है और मिस्टीरियस तरीके से भी एब्सेंट हो जाता है, उसका कुछ अता पता नहीं होता, कोई रीज़न नहीं होता उसके एब्सेंट होने का। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग और वो ड्रग मिसयूज़, कई बार वो क्या करता है, स्मोक भी करने लगता है, ड्रिंक भी करने लगता है या ड्रग्स भी लेने लगता है। तो ये सब क्या है, कुछ सिम्टम्स हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स की को स्टडी करके उनके सिम्टम्स के बेस पर पहचान सकते हैं कि वो बच्चा किसी मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है। ओके, so in the next video we will discuss about schizophrenia spectrum and other psychotic disorders.